यहाँ से स्टार्ट करते हैं और इस वीडियो में हम लोग देखने वाले हैं क्वेश्चन बेस्ड ऑन आइगन वैल्यूज। सो अगर आप मेरा प्रीवियस वीडियो देखे होंगे तो प्रीवियस वीडियो में मैंने आपको बताया हुआ है कि बेसिक्स ऑफ आइगन वैल्यूज, और मैंने उसमें डिस्कस भी किया था आपके पास कि आइगन वैल्यू कहां से निकल के आते हैं किसी मैट्रिक्स में, तो वो निकल के आते हैं कैरेक्टरिस्टिक्स इक्वेशन से, दैट इज आल्सो कॉल्ड मैट्रिक्स इक्वेशन। और वहां पे हम लोगों ने देखा था कि आइगन वैल्यूज कैसे निकालते हैं किसी भी मैट्रिक्स का। मैंने एग्जांपल भी लिया था 2x2 का, और उसके बाद मैंने आइगन वैल्यूज पे बेस कुछ प्रॉपर्टीज देखी थी, और वो हाईली इंपॉर्टेंट टॉपिक है, आप जैसे देख रहे होंगे यहाँ पे, क्योंकि क्वेश्चन हर साल यहाँ से बिल्कुल आता रहता है। ठीक है, सो अपना जो नेक्स्ट यहाँ पे एजेंडा होने वाला है, अपन यहाँ पे देखने वाले उसी प्रॉपर्टीज पे बेस्ड बहुत सारे क्वेश्चंस, और उसमें से मैंने यहाँ पे चलो लिया हुआ है एक सिंपल सा क्वेश्चन लिया है, जैसा आप बोर्ड पे देख रहे होंगे यहाँ पे दो क्वेश्चन लगे हुए हैं, और तो ये दो क्वेश्चन अपने पास क्या है कि फाइंड द आइगन वैल्यूज फॉर द फॉलोइंग मैट्रिक्स। ठीक है, अगर आप मेरा प्रीवियस वीडियो नहीं देखे होंगे तो पहले आप उस प्रीवियस वीडियो पे ध्यान देंगे, उसके बाद आप इस नेक्स्ट वीडियो में आएंगे इस वीडियो पे। ओके, क्या आपको बात समझ में आ रही है? चलो तो आगे बढ़ते हैं। यहाँ पे और क्वेश्चन में लिखा हुआ है फाइंड द आइगन वैल्यूज ऑफ द मैट्रिक्स, और मैट्रिक्स आपके पास यहाँ पे देखो दो गिवन है। ठीक है, सबसे पहले अगर मैं ध्यान दूं यहाँ पे, अगर मैं इसका आइगन वैल्यू निकालता हूं, ठीक है, तो अपन एक काम करते हैं, जो प्रोसीजर है आइगन वैल्यू फाइंड करने का उसको आप लोग फॉलो करते हैं। ठीक है, और वो प्रोसीजर क्या है अपने पास, कैरेक्टरिस्टिक्स इक्वेशन। ये आप लोग कैसे मिलता है, a माइनस लैम्डा i डिटरमिनेंट इक्वल टू 0, ये ऐसा कुछ मिलता है अपने को। सबसे पहले एक काम करते हैं कि ये फॉर्म करते हैं, उसका डिटरमिनेंट निकालेंगे फिर। सो देखो यहाँ पे ये हो गया 1 4 6 0 2 7 0 0 3। सो ये हो गया मेरे पास मैट्रिक्स A माइनस लैम्डा 1 0 0 0 1 0 0 0 1। तो ये हो गया मेरे पास आइडेंटिटी मैट्रिक्स, और इसका अपने को डिटरमिनेंट लेना है और उसको इक्वल टू 0 पुट करना है, और यहां से आप डिटरमिनेंट निकालोगे तो ये डिटरमिनेंट आपको शो करेगा कैरेक्टरिस्टिक्स इक्वेशन को विच इन द फॉर्म ऑफ लैम्डा। क्या आपको समझ में आया चीज? चलो अब इसका आगे का प्रोसीजर देख लेते हैं। तो ये हो गया मेरे पास 1 माइनस लैम्डा, और ये हो गया 4 6 0 2 माइनस लैम्डा, ये हो गया 7 0 0 3 माइनस लैम्डा। जैसे आप इसको सॉल्व कियोगे तो आपको ये मिलेगा, और यहाँ पे आप डिटरमिनेंट बस निकालने वाले हो। एक 3x3 का डिटरमिनेंट आपको फाइंड करना है। सो डिटरमिनेंट फाइंड करना आई थिंक सबको आता होगा, तो इसका मैं देखो डिटरमिनेंट फाइंड करके आपको बता रहा हूँ। ठीक है, अगर मैं इसके फर्स्ट रो को एक्सपांड किया तो फर्स्ट रो में आप ध्यान दो, यहाँ पे फर्स्ट रो में इसका अगर डिटरमिनेंट निकाल रहे तो ये हो गया 1 माइनस लैम्डा। ओके, और यहाँ पे आपके पास आ रहा है 2 माइनस लैम्डा, और ये हो गया 3 माइनस लैम्डा। ठीक, और ये हो गया माइनस 0। ओके, उसके बाद अगर मैं चलो इसका फर्स्ट रो को एक्सपांड नहीं करता हूं, मैं इसके फर्स्ट कॉलम को एक्सपांड करता हूं, तो फर्स्ट कॉलम को आप ध्यान दोगे कि सर आपने फर्स्ट कॉलम को एक्सपांड क्यों किया हुआ है, क्योंकि फर्स्ट कॉलम में आपके पास यहाँ पे 1 माइनस लैम्डा को छोड़ के बाकी दो एलिमेंट 0 है। इसका मतलब है कि यहाँ से डिटरमिनेंट सॉल्व करना ज्यादा आसान रहेगा। ओके, सो इसलिए मैंने फर्स्ट कॉलम को एक्सपांड किया हुआ है। तो यहाँ पे ऑड और इवन पोजीशंस की बात कर लेते हैं, अगर जिनको पता नहीं है कि ऑड और इवन पोजीशन होता क्या है। ठीक है, क्योंकि यहाँ पे आने वाला है नेक्स्ट, ये हो गया 0 के लिए -0, और ये हो गया +0 इक्वल टू 0। ठीक है, तो यहाँ पे कुछ लोगों को अगर ये पता नहीं होगा कि ऑड पोजीशन क्या होता है, इवन पोजीशंस क्या होते हैं, यहाँ पे कैसे प्लस है, यहाँ पे कैसे माइनस है, ये प्लस हो गया। सो उसको मैं आप लोग को अभी एक्सप्लेन कर रहा हूं, जस्ट आप लोग देखिएगा। ठीक है, तो अगर मैंने कोई मैट्रिक्स लिया है 3x3 का, और वहां लिया मैंने A11 A12 A13 A21 A22 A23, और ये A31 A32 A33। ठीक है, और अगर इस मैट्रिक्स को आप ध्यान से देखोगे तो ये 3x3 का मैट्रिक्स है, और इस 3x3 मैट्रिक्स में आपको दिख रहा है ऑड और इवन पोजीशन कैसे चेक करते हैं। तो आपको तो पता ही है ना कि अगर मैट्रिक्स को आप लिखते हो तो आप लिखते हो A I J के फॉर्म में लिखते हो, ये रिप्रेजेंटेशन होता है मैट्रिक्स का, और यहाँ पे जो I और J है वो शो करता है विद रिस्पेक्ट टू पोजीशन ऑफ एलिमेंट ऑफ द मैट्रिक्स विद रिस्पेक्ट टू रो एंड विद रिस्पेक्ट टू कॉलम। ये होता है I और J का सिग्निफिकेंस। यहाँ पे अगर मैं ध्यान से देखो, यहाँ पे फर्स्ट वाला जो एलिमेंट है मेरे पास, यहाँ पे फर्स्ट एलिमेंट जो है मेरे पास है 1 1। ओके, फर्स्ट एलिमेंट अगर ध्यान दें अपन तो I की वैल्यू 1 है, J की वैल्यू 1 है। तो यहां से आपको पता चलता है -1 पावर I प्लस J, ये यहां से पता चलता है। तो इसके दो पार्ट में इसको डिवाइड कर रहा हूं, ये हो गया ऑड और ये हो गया इवन। जैसा आप देखो यहाँ पे ये जो I और I प्लस J है,
अगर मैं यहाँ पे 1 प्लस 1 करता हूं तो 1 प्लस 1 कितना होगा 2 हो गया, तो माइनस 1 का जो पावर है वो कितना हो गया 2, दैट मींस इवन। क्या आपको समझ में आया? और जब भी इवन पावर आएंगे तो वहां पे ऑलवेज प्लस होगा। और जब अपने पास i प्लस j की वैल्यू, अगर मैं सेकंड पोजीशन की बात करता हूं, ये पोजीशन, सो a 1 प्लस 2, अगर मैं बात कर रहा हूं 1 प्लस 2 का, तो ये हो गया मेरे पास माइनस 1 पावर 1 प्लस 2, और माइनस 1 पावर कितना हुआ 3 हो गया, मतलब कि माइनस 1 के पावर में ऑड पावर आ गए। तो ऐसे पोजीशन को हम लोग बोलते हैं ऑड पोजीशन। देखो यहां पे लिख रहा हूं मैं ऑड पोजीशन, और इसमें ऑलवेज नेगेटिव साइन आने वाला है, और ये हो गया मेरे पास इवन पोजीशन। आप कोई पोजीशन चेक करो यहाँ पे, जैसे अगर मैं चेक करता हूं, चलो a21, तो a21 में क्या हुआ, i की वैल्यू 2, j की वैल्यू 1, तो 2 प्लस 1 कितना हुआ मेरे पास 3 हो गया। क्या आपको समझ में आया ये चीज? तो वैसे ही हो गया ऑड पोजीशन। इसका मतलब है अगर मैं यहाँ पे ऑड और इवन पोजीशन को लिखता हूं तो आप ध्यान दो, यहाँ पे क्या आएगा प्लस, ये माइनस प्लस माइनस प्लस माइनस प्लस माइनस प्लस। सो आप देख रहे होंगे यहाँ पे जो प्लस और माइनस का जो साइन है वो अल्टरनेट फॉर्म में, यहाँ पे अल्टरनेट फॉर्म में अगर किसी जगह पे प्लस है तो उसका जो एडजेसेंट एलिमेंट रहेगा वो ऑलवेज फिक्स है, वो माइनस हो जाएगा। अगर कोई माइनस है तो उसका जो एडजेसेंट पोजीशन है वो कंफर्म प्लस होगा। जैसे आप इसको देख लो, ठीक है, तो इसके एडजेसेंट पोजीशन कौन कौन से हो गए, ये हो गए, देखो ये प्लस हो गया, ये हो गया एडजेसेंट पोजीशन, ये भी प्लस हो गया, और इसके ऊपर वाला भी क्या हुआ पोजीशन, एडजेसेंट पोजीशन है, इसलिए वो प्लस हो गया। चलो और कोई देख लेते हैं। अगर मैं इसको देख रहा हूं तो इसके एडजेसेंट पोजीशन कौन कौन हो गए, ये प्लस है, ये माइनस और ये माइनस। क्या आपको क्लियर हुआ? ये होता है ऑड और इवन पोजीशन। और इसलिए मैंने यहाँ पे देखो फर्स्ट रो को जब एक्सपांड किया है तो फर्स्ट रो के एक्सपांशन के टाइम पे, है ना, फर्स्ट रो के एक्सपांशन के टाइम पे ये हो गया प्लस, देखो यहाँ पे मैंने लिखा हुआ है प्लस, ये देखो प्लस, ओके, ये माइनस और ये वापस से प्लस। तो आपको आई थिंक ये समझ में आया होगा, तो इसको मैं यहां से रिमूव कर देता हूं, आप लोग इसको नोट कर सकते हो, ठीक है। चलो वापस से डिस्कशन पे यहाँ पे आते हैं हम लोग। तो सबसे पहले दिख रहे हैं यहाँ पे 1 माइनस लैम्डा, और ये हो गया 2 माइनस लैम्डा, और ये हो गया 3 माइनस लैम्डा इज इक्वल टू 0। बाकी सब 0 हो गए। सो यहाँ से लैम्डा की वैल्यूज आ रही है 1 2 एंड 3, ये देख लो यहाँ पे लैम्डा की वैल्यूज आ रही है, और ये मेरे पास मिल गया आइगन वैल्यूज। तो बड़ा आसान से ये क्वेश्चन मैंने यहाँ पे लिया हुआ था। सर इतना आसान क्वेश्चन लेने का मतलब क्या आपका? इसलिए मतलब है क्योंकि यहाँ पे आपको एक चीजें मस्त मिलने वाली है, अब उसको ध्यान से आप सुनना। अब ध्यान दो, ये जो आपको आइगन वैल्यूज मिली हैं, कौन कौन सी आइगन वैल्यू मेरे पास, एक 1 है, एक 2 है और एक 3 है। अब ध्यान दोगे ना, मैट्रिक्स का आप लीडिंग डायगोनल एलिमेंट्स को चेक करो, क्या दिख रहा है आपको? अगर आप देख रहे होंगे इस वीडियो को, इस क्वेश्चन को आप देख रहे होंगे, तो आइगन वैल्यूज जो है 1 2 3 है, और आइगन वैल्यू 1 2 3 जो है आपके इस मैट्रिक्स के लीडिंग डायगोनल एलिमेंट्स में प्रेजेंट है। देखो 1 2 3, इसका मतलब है कि यहाँ पे जो आइगन वैल्यूज निकल के आ रही है उसके लीडिंग डायगोनल वैल्यूज निकल के आ रही है। सर ये ऐसा हर क्वेश्चन में हो सकता है क्या? नहीं, ये हर क्वेश्चन में नहीं हो सकता। ये आप ध्यान से देखो इस क्वेश्चन को, इस क्वेश्चन में एक बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज छुपी हुई है, और वो ये है कि यहाँ पे जितने भी आपको वैल्यूज दिख रही हैं, ये हो गया मेरे पास, ये वैल्यूज क्या बोल रहे हैं इसको, लीडिंग डायगोनल एलिमेंट्स। और इस जगह पे आप ध्यान दोगे, इस जगह पे आप ध्यान दोगे तो ये सारे के सारे जो एलिमेंट्स हैं वो सब के सब 0 है। इसका मतलब है इस टाइप के मैट्रिक्स को हम लोग बोलते हैं, इस टाइप के मैट्रिक्स को हम लोग बोलते हैं अपर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स। क्या बोल रहे हैं इसको हम लोग? अपर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स, ठीक है। अगर मैं इसका डेफिनेशन लिखता हूं तो डेफिनेशन यहां पे होगा मेरे पास aij इज इक्वल टू, देखो यहां पे ये हो गया मेरे पास 0 फॉर, इस पोजीशन को अगर अपन ध्यान से देखते हैं, लीडिंग डायगोनल एलिमेंट्स का जो नीचे वाला पार्ट है, यहाँ पे ट्रायंगल बन रहा है और ट्रायंगल के सारे एलिमेंट 0 हो रहे हैं। अगर ट्रायंगल के सारे एलिमेंट 0 हो रहे हैं तो ये पोजीशन को हम लोग क्या बोलते हैं? i ग्रेटर देन j। आपको पता है ना, ये चीज मैंने बताया था लास्ट वीडियो में। तो ये हो गया मेरे पास i ग्रेटर देन j। सो इन दैट केस फॉर i ग्रेटर देन j द मैट्रिक्स के जो एलिमेंट्स होंगे वो सब के सब 0 होंगे। ये होता है एक इंपॉर्टेंट केस फॉर अपर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स। अगर कोई मैट्रिक्स अपर ट्रायंगुलर है तो सबसे पहले कंडीशन वहां पे फॉलो होनी चाहिए, अगर यहाँ के नीचे का वैल्यू, अगर नीचे के ट्रायंगल के एलिमेंट्स अगर 0 हो गए तो उसको हम लोग बोलेंगे अपर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स। और कहीं के भी एलिमेंट आप 0 हो उससे फर्क नहीं पड़ता है, लेकिन अपर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स फॉर्म होने के लिए इंपॉर्टेंट क्या है?
कि जहां जहां पे i की वैल्यू j से ग्रेटर है वो सारे के सारे एलिमेंट जीरो होंगे। क्या आपको समझ में आया ये चीज? अब सर आपका डाउट ये हो सकता है कि यहाँ पे एलिमेंट क्या जीरो हो सकते हैं क्या? तो बिल्कुल हो सकते हैं। अपर ट्रायंगल बनने के लिए इंपॉर्टेंट ये है मेरे पास कि यहाँ के एलिमेंट्स जीरो होने चाहिए, बाकी से फर्क नहीं पड़ता है, लेकिन वहां नीचे का जो ट्रायंगल है वो सबके सब जीरो होने चाहिए। क्या आपको समझ में आया चीज? ठीक। सो यहाँ पे हम लोग कंक्लूजन ये निकाल सकते हैं कि फॉर अपर ट्रायंगल मैट्रिक्स द आइगन वैल्यूज आर द लीडिंग डायगोनल एलिमेंट्स। तो आपको अपने कॉपी में बिल्कुल नोट करना चाहिए, फॉर अपर ट्रायंगल मैट्रिक्स द लीडिंग डायगोनल एलिमेंट्स आर द आइगन वैल्यूज। जैसा आपको दिख रहा है कि जो मैट्रिक्स है 3x3 का मैट्रिक्स है और 3x3 के मैट्रिक्स में आपको 3 आइगन वैल्यूज मिलेंगी, तो बिल्कुल आपको यहाँ पे मिली है। ये तो मजा आ गया मतलब, ठीक है ना। अब देखो यहाँ पे सेकंड नंबर क्वेश्चन, अगर मैं सेकंड नंबर क्वेश्चन को फॉर्म करता हूं तो यहाँ पे आपको अगेन कुछ ना कुछ दिखने वाला है। सर क्या दिख रहा है आपके पास? यहाँ पे ये देख लो, ये ट्रायंगल के जितने भी एलिमेंट्स है वो सब जीरो है, और ये ट्रायंगल कहाँ पे फॉर्म हो रहा है? अबोव द लीडिंग डायगोनल। और आपको पता है कि अबोव द लीडिंग डायगोनल एलिमेंट्स यहाँ पे सारे i की जो वैल्यू होती है वो j से लेस होती है। इसका मतलब है इस टाइप के ट्रायंगल को हम लोग बोलते हैं, क्या बोलते हैं हम लोग इसको? लोअर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स। लोअर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स। क्या आपको समझ में आ रही है? और लोअर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स की हम लोग अगर बात करते हैं तो इसके लिए कंडीशन ये होती है, इसके लिए कंडीशन होती है मेरे पास A इज इक्वल टू A I J। ये मैट्रिक्स डिफाइंड हो रहा है किसके लिए? ये डिफाइंड हो रहा है मेरे पास 0 फॉर ऑल I ग्रेटर देन J। क्या आपको समझ में आ रहा है? अगेन मैं आपको ये कहूंगा कि अगर आपके पास अगर अपर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स फॉर्म करना है, आपको देखना है तो यहाँ के एलिमेंट जो है वो जीरो होने चाहिए, सब के सब। और कहीं और पे जीरो है तो फर्क नहीं पड़ता, लेकिन नीचे जीरो होना चाहिए। और सेम एज इट इज अगर मैं बोलूं कि लोअर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स, लोअर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स, तो उस केस में जो ऊपर का जो ट्रायंगल फॉर्म हो रहा है अबोव द लीडिंग डायगोनल, ओके, सो उसमें हर एक एलिमेंट जो हो वो जीरो होने चाहिए, उसको हम लोग बोलेंगे लोअर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स। और अगेन यहाँ पे कि जो ट्रायंगुलर मैट्रिक्स होता है, ट्रायंगुलर मैट्रिक्स मतलब कौन कौन से? अपर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स और लोअर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स, दोनों के केस में अगर आप आइगन वैल्यूज फाइंड करोगे तो दोनों में आइगन वैल्यूज की वैल्यू देखो लीडिंग डायगोनल एलिमेंट्स होंगे, दैट इज 1 2 एंड 3। तो ये हो गया मेरे पास सेकंड क्वेश्चन के लिए आइगन वैल्यूज। क्या आपको समझ में आ रहा है? सेकंड क्वेश्चन का ये हो गया मेरे पास आइगन वैल्यूज। तो अगेन एक 3x3 का मैंने मैट्रिक्स लिया था, और 3x3 के मैट्रिक्स में आइगन वैल्यूज क्या आ रही है यहाँ पे? फॉर अपर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स और लोअर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स लीडिंग डायगोनल एलिमेंट्स। क्या आपको एक कंक्लूजन समझ में आया क्या? तो बढ़िया सा एक नोट्स बनाओ और इसको आप लोग नोट कर लो, फिर मैं आगे का प्रोसीजर यहाँ पे आपको बताता हूँ, ठीक है? चलो अभी हम लोगों ने देखा था यहाँ पे अपर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स के बारे में आइगन वैल्यूज कैसे डिसाइड होती हैं, और लोअर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स के बारे में कैसे आइगन वैल्यू डिसाइड होती है। बड़ा आपको मजा आया होगा, क्योंकि इसमें बहुत ही इजी है कि जो भी ट्रायंगुलर मैट्रिक्स होता है, मतलब अपर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स या लोअर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स, उसमें जो आइगन वैल्यूज होती है वो लीडिंग डायगोनल एलिमेंट्स होती है। तो ये प्रॉपर्टी आपको आई थिंक समझ में आया होगा। अपन एक काम करते हैं, चलो आगे बढ़ते हैं, और इसमें जब आगे बढ़ेंगे तो अपने पास थोड़ा सा डिस्कशन करते हैं कि डायगोनल मैट्रिक्स क्या होता है, ठीक है? इसमें भी कुछ प्रॉपर्टीज आपको निकल के आएंगी। क्या लिख रहा हूं मैं यहाँ पे? डायगोनल मैट्रिक्स, ओके। अगर मैं डायगोनल मैट्रिक्स की बात करता हूं तो ये होता क्या है पहले आप देख लो। तो डायगोनल मैट्रिक्स से होता है, अगर मैं आपको इसको एग्जांपल से एक्सप्लेन करता हूं तो आप आसानी से समझ जाओगे। जैसे मेरे पास यहाँ पे 1 2 और 4, ओके, और बाकी सारे जगह पे यहाँ पे 0 है। इसका मतलब है कि डायगोनल मैट्रिक्स वो होते हैं जहां पे जो एलिमेंट्स होते हैं वो नॉन जीरो होते हैं, ठीक है? फिर से बोल रहा हूं मैं, जहां पे एलिमेंट जो होते हैं सिर्फ प्रेजेंट होते हैं, कहां पे? डायगोनल एलिमेंट्स, मतलब कि लीडिंग डायगोनल पे यहाँ पे एलिमेंट्स प्रेजेंट होते हैं और बाकी जगह पे जीरो होता है। इसका मतलब है अगर मैं यहाँ पे इसका कैरेक्टरिस्टिक्स इक्वेशन लिखता हूं तो ये होता है a माइनस लैम्डा i डिटरमिनेंट इक्वल टू 0। तो ये हो गया 1 माइनस लैम्डा 0 0 2 माइनस लैम्डा 0 0 0 4 माइनस लैम्डा। अगर मैं इसको सॉल्व करता हूं, डिटरमिनेंट फाइंड करता हूं इसका, तो ये आपको मिलेगा 1 माइनस लैम्डा 2 माइनस लैम्डा और 4 माइनस लैम्डा। तो ये हो गया मेरे पास डिटरमिनेंट, देख लो यहाँ पे। और अगर मैं इसको आगे सॉल्व किया तो आपको यहाँ से क्या चीज जानने मिलेंगी? आपको मिलेंगी भाई 1 माइनस लैम्डा 2 माइनस लैम्डा 4 माइनस लैम्डा इज इक्वल टू 0। तो यहां से लैम्डा की वैल्यूज आ रही है 1 2 एंड 4।
सो ये हो गई मेरे पास लैम्डा की वैल्यूज, और इसी को हम लोग बोल रहे हैं आइगन वैल्यूज। तो फिर से आपने कुछ कंक्लूजन ये निकाला कि सर कंक्लूजन ये है कि डायगोनल मैट्रिक्स के जो एलिमेंट्स होते हैं वो लीडिंग डायगोनल में ही प्रेजेंट होते हैं, और वही जो एलिमेंट्स हैं वो आपके लिए बनते हैं यहाँ पे क्या क्या बनते हैं आपके लिए यहाँ पे आइगन वैल्यूज। क्या आपको क्लियर हुआ क्या? आई थिंक आपको क्लियर हो गया होगा। ठीक, अब हो सकता है कि ये जो डायगोनल मैट्रिक्स है उसमें से कोई भी एक एलिमेंट जीरो हो सकता है। जैसे मैं अगर एग्जांपल लेता हूं, एक एग्जांपल लिया मैंने और बोला कि एक मैट्रिक्स है मेरे पास और लिखा 1 0 0 0 2 0 और 0 0 0। ये देखो यहाँ पे आपके पास, तो यहाँ पे आपको दिख रहा है कि ये भी एक डायगोनल मैट्रिक्स है, उसका कोई भी एक एलिमेंट या कोई भी दो एलिमेंट जो है वो जीरो हो सकता है ना। मैं बोल रहा हूं कि यहाँ पे 1 2 4 की जगह पे कोई भी जीरो हो सकता है, लेकिन अगर तीनों के तीनों फिर से जीरो हो गए, मतलब कि ये भी जीरो पूरा, तो पूरे मैट्रिक्स का जो एलिमेंट्स होंगे वो सब के सब जीरो होंगे, और उस मैट्रिक्स को हम लोग बोलेंगे नल मैट्रिक्स या जीरो मैट्रिक्स। क्या आपको समझदार है? और आपको मैंने कल ही बताया हुआ है लास्ट वीडियो में अपने पास कि इसमें आप ये देखे होंगे यहाँ पे कि जो भी इसका आइगन वैल्यू आप निकालेंगे नल मैट्रिक्स का वो सब के सब जीरो आएगा, क्योंकि उसके सारे एलिमेंट जीरो होंगे। क्या आपको समझ में आया? और उसका डिटरमिनेंट तो कंफर्म है जीरो आना ही है। नल मैट्रिक्स के अपने पास में एक सिंगल मैट्रिक्स क्यों होता है जिसका डिटरमिनेंट जो होता है वो जीरो होता है। तो वैसे ही यहाँ पे अगर आप इसका नल मैट्रिक्स अगर इसका आप डायगोनल मैट्रिक्स का आइगन वैल्यूज निकालेंगे तो आपको मिलेगा 1 2 0, और जैसे ही आप इसका डिटरमिनेंट निकालोगे तो जीरो आएगा, क्योंकि डिटरमिनेंट होता है लैम्डा 1 लैम्डा 2 लैम्डा 3 इनका सबका प्रोडक्ट। और दूसरी बात ये कि अगर आप इस मैट्रिक्स को ध्यान से देखोगे तो इसका एक पूरा रो या इसका एक पूरा कॉलम के जो एलिमेंट्स है वो सब के सब जीरो है। और जब भी डिटरमिनेंट के प्रॉपर्टीज अपन देखते हैं किसी भी मैट्रिक्स का, अगर सारे के सारे किसी भी रो के सारे एलिमेंट्स अगर जीरो होते हैं या किसी भी कॉलम के सारे एलिमेंट जीरो होते हैं तो उस मैट्रिक्स का जो डिटरमिनेंट होता है वो कंफर्म जीरो होता है। और देखो जीरो आया भी यहाँ पे। क्या आपको ये समझ में आ रही है? तो ये बात होगी मेरे पास डायगोनल मैट्रिक्स की। और डायगोनल मैट्रिक्स में अगर मैं आइगन वैल्यूज को देख रहा हूं तो आइगन वैल्यूज क्या होती है? उसके लीडिंग डायगोनल एलिमेंट्स होते हैं। क्या आपको समझ में आया? ठीक है, चलो मैं आगे यहाँ पे डिस्कशन कंटिन्यू कर रहा हूं, और इस डिस्कशन में हम लोग देखने वाले हैं यहाँ पे नेक्स्ट है स्केलर मैट्रिक्स। अब सर ये स्केलर मैट्रिक्स क्या होता है? तो ये बिल्कुल एक टाइप ऑफ डायगोनल मैट्रिक्स होता है। अगर मैं इसका एग्जांपल लिखता हूं तो मैं एग्जांपल यहाँ पे लिख रहा हूं, क्या देखो मैंने इसका एग्जांपल लिखा है यहाँ पे 3 0 0 0 3 0 0 0 3। सो आपको दिख रहा है यहाँ पे जो एलिमेंट्स है लीडिंग डायगोनल में प्रेजेंट है, और उसके बाद इसको हम लोग बोलते हैं डायगोनल मैट्रिक्स। और जब वही एलिमेंट्स तीनों इक्वल होते हैं तो उसको हम लोग बोल देते हैं स्केलर मैट्रिक्स। जैसे आप देख रहे होंगे मैंने एग्जांपल लिया हुआ है ऐसा कि यहाँ पे जो लीडिंग डायगोनल एलिमेंट्स है उसके सारे एलिमेंट जीरो है। इसका मतलब क्या है अपने पास कि जितने भी स्केलर मैट्रिक्स होंगे वो सब के सब डायगोनल मैट्रिक्स होंगे, लेकिन इसका जो अपोजिट है वो पॉसिबल नहीं है। मतलब क्या है कि अगर आपको डायगोनल मैट्रिक्स से स्केलर में जाना है तो उसके सारे एलिमेंट सेम होने चाहिए। क्या आपको समझ में आया क्या? ओके, अगर मैं इसका यहाँ पे आइगन वैल्यूज निकालता हूं तो आइगन वैल्यूज क्या आएंगे? यहाँ से आइगन वैल्यू आएंगे 3 3 ये हो गया मेरे पास इसके लिए आइगन वैल्यूज। क्या आपको समझ में आया क्या? आइगन वैल्यूज। ओके, चलो हम लोग आगे इसका डिस्कशन फिर कंटिन्यू करते हैं। और डिस्कशन में मैंने लिखा हुआ है यहाँ पे आइडेंटिटी मैट्रिक्स। आइडेंटिटी मैट्रिक्स, अगर इस मैट्रिक्स को अपन देख रहे हैं या फिर इसको हम लोग बोलते हैं यूनिट मैट्रिक्स। ठीक है, तो ध्यान देना आप लोग यहाँ पे। अगर मैंने चुन लिया I3 मतलब 3 क्रॉस 3 का ऑर्डर होने वाला है, और इसको हम लिखेंगे 1 0 0 0 1 0 0 0 1। तो ये हो गया मेरे पास आइडेंटिटी मैट्रिक्स। और आप ध्यान दो यहाँ पे कि आइडेंटिटी मैट्रिक्स में खास ये है कि इसके जो एलिमेंट्स होते हैं वो सिर्फ डायगोनल में प्रेजेंट होते हैं और सब के सब 1 होते हैं। ओके, अगर मैं इसका यहाँ पे निकालू आइडेंटिटी मैट्रिक्स का यहाँ पे डिटरमिनेंट तो आपको मिलेगा 1। इसका 1 होने का मतलब क्या है कि आइडेंटिटी मैट्रिक्स का जो मॉड 1 है मतलब डिटरमिनेंट 1 है, तो इसलिए इसको हम लोग बोलते हैं यूनिट मैट्रिक्स। और इसका हम लोग अगर निकालते हैं आइगन वैल्यूज तो क्या मिलेंगी? आंख बंद करके बता दो बस। ये मिलेंगे आपको 1 1 1। तो 3 क्रॉस 3 का मैट्रिक्स है मेरे पास, और तीनों की तीनों आइगन वैल्यू जो होंगी वो 1 1 1 मतलब तीनों 1 होगा यहाँ पे। क्या आपको समझ में आया चीज? इसका मतलब है कि यहां से ना इन पूरे डिस्कशन से अपने को एक चीज ये निकल के आ रहा है कि जितने भी डायगोनल मैट्रिक्स हैं, मतलब डायगोनल मैट्रिक्स, स्केलर मैट्रिक्स, यूनिट मैट्रिक्स, ये तीनों एक टाइप के हो गए अपने पास।
और मैंने थोड़ी देर पहले एक्सप्लेन किया था अपर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स, लोअर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स। तो कितने हो गए मेरे पास? 5 टाइप हो गए यहाँ पे, और पांचों के पांचों में जो लीडिंग डायगोनल एलिमेंट्स होते हैं उस मैट्रिक्स में, वही आपको उस मैट्रिक्स का आइगन वैल्यू देते हैं। तो मजे की बात ये अपने पास ये रही कि पांचों के पांचों मैट्रिक्स, फिर से बोल रहा हूं, डायगोनल मैट्रिक्स हो गया मेरे पास, स्केलर मैट्रिक्स हो गए, यूनिट मैट्रिक्स मतलब आइडेंटिटी मैट्रिक्स, अपर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स या लोअर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स, पांचों के पांचों मैट्रिक्स में अपने पास जो आइगन वैल्यू निकल के आ रही है वो है उसके लीडिंग डायगोनल एलिमेंट्स। क्या आपको ये चीज समझ में आया क्या? तो आप इसको नोट कर लो आराम से, मैं इस प्रॉपर्टी को आपको लिखाने वाला हूं जस्ट, ओके, जस्ट इसको आप लोग नोट कर लो। सो चलो हम लोग अभी देखे थे यहाँ पे, क्या देखे थे हम लोग? डायगोनल मैट्रिक्स, आइडेंटिटी मैट्रिक्स, स्केलर मैट्रिक्स, अपर डायगोनल मैट्रिक्स या लोअर डायगोनल मैट्रिक्स, ये सब के सब जो होंगे आइगन वैल्यूज देंगे अपने लीडिंग डायगोनल एलिमेंट से। तो जो भी लीडिंग डायगोनल एलिमेंट्स में प्रेजेंट होगा वही उस मैट्रिक्स का आइगन वैल्यूज बनेगा। तो आपको आई थिंक ये याद हो गया होगा, आप मेरे को लगता है अगर आप समझ गए होंगे ना तो आप कभी भूलोगे नहीं स्टेटमेंट को। और उसी स्टेटमेंट को मैंने यहाँ पे देखो लिखा हुआ है 1 2 3 यहाँ पे फॉर्म में लिखा हुआ है, इसको आप देखते ही समझ जाओगे। आप अपने कॉपी में इसको नोट कर लो, ठीक है। अभी यहाँ पे फर्स्ट पॉइंट क्या लिखा हुआ है जो मैंने आपको एक्सप्लेन किया हुआ है, ट्रायंगुलर मैट्रिक्स, अपर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स एंड लोअर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स, द आइगन वैल्यूज आर लीडिंग डायगोनल एलिमेंट्स। सेम मैंने डायगोनल मैट्रिक्स लिखा हुआ है, और आल्सो फॉर स्केलर मैट्रिक्स, ओके। और अगर मैं बात करूं आइडेंटिटी मैट्रिक्स का, अगर मैं I2 की बात करता हूं तो I2 मतलब दो आइगन वैल्यू मिलेंगी आइडेंटिटी मैट्रिक्स में, और वो होगा 1, 1। अगर मैं I3 की बात करता हूं तो मेरे को मिलेगा 1, 1, 1। क्या आपको समझ में आया ये चीज? ठीक है। अगर मैं इसका डिस्कशन और आगे यहाँ पे बढ़ाता हूं तो मैंने एक क्वेश्चन लिया हुआ है द आइगन वैल्यूज ऑफ द मैट्रिक्स। ये गेट में आया हुआ क्वेश्चन है इलेक्ट्रॉनिक्स ब्रांच में, ठीक है। और अगर मैं इस क्वेश्चन का डिस्कशन करता हूं तो यहाँ पे लिखा है एक 4x4 का मेरे पास मैट्रिक्स गिवन है यहाँ पे, और 4x4 का जब आप फाइंड करोगे यहाँ पे आइगन वैल्यूज, तो यहाँ पे आपको लिखना पड़ेगा a माइनस लैम्डा आई, और डिटरमिनेंट 4x4 का बनेगा और इक्वल टू 0। तो देखो यहाँ पे क्या लिखा हुआ है, अगर मैट्रिक्स अगर बात करो यहाँ पे तो 4x4 मैट्रिक्स का जब आप डिटरमिनेंट फाइंड करोगे तो आसान नहीं होगा। लेकिन आप ध्यान से देखना यहाँ पे, जैसे ही मैं a माइनस लैम्डा आई करता हूँ यहाँ पे, ठीक है, a माइनस लैम्डा आई, सो जैसे इसको रिमूव करो यहाँ से, आप लोग नोट कर लिए होंगे इसको। सो पहला अपना टास्क ये होना चाहिए कि जब भी आइगन वैल्यूज आपके पास फाइंड करने आती हैं तो आप उससे चेक कर लो कि वो कौन से टाइप का मैट्रिक्स है। तो पहली बार इसको देख के लग रहा है ये किसी भी टाइप का मैट्रिक्स फिलहाल अभी नहीं है, ठीक है। तो यहाँ पे अगर आप लोग यहाँ पे a माइनस लैम्डा आई करते हो, ठीक है, a माइनस लैम्डा आई, सो ये हो जाएगा मेरे पास 2 माइनस लैम्डा माइनस 1 0 0 0 3 माइनस लैम्डा 0 0 0 0 माइनस 2 माइनस लैम्डा, ठीक है, और ये हो गया 0 मेरे पास, और 0 0 माइनस 1 माइनस, ये हो गया 4 माइनस लैम्डा, और इसका आपको डिटरमिनेंट आगे 0 करना है। अगर आप इसका डिटरमिनेंट फॉर्म करते हो, सो डिटरमिनेंट फॉर्म करते टाइम आपके पास यहाँ पे देखो, अगर मैं फर्स्ट कॉलम को एक्सपांड कर रहा हूं तो फर्स्ट कॉलम में मुझे दिख रहा है 2 माइनस लैम्डा, तो बचा हुआ पार्ट क्या है मेरे पास है 3 माइनस लैम्डा 0 0 0 माइनस 2 माइनस लैम्डा, ये हो गया 0 0 माइनस 1 4 माइनस लैम्डा। तो ये हो गया मेरे पास इसका मैट्रिक्स का डिटरमिनेंट फाइंड कर रहे हैं, और आप फर्स्ट कॉलम को एक्सपांड कर रहे हो तो ये हो गया प्लस, ये हो गया ऑड पोजीशन माइनस, ये इवन पोजीशन प्लस, और ये ऑड पोजीशन माइनस, इक्वल टू 0। सो यहाँ पे आप लिख लिए डिटरमिनेंट। अब जैसे ही इसको आप सॉल्व करोगे तो 2 माइनस लैम्डा, इसको मैंने एक्सपांड किया, एक 3 क्रॉस 3 का यहाँ पे डिटरमिनेंट आपको दिख रहा है, और ये 4 क्रॉस 4 का है, ठीक है। अगर आप इसको सॉल्व करते हो तो मैंने अगेन यहाँ पे, चलो इस बार काम करते हैं, फर्स्ट रो को एक्सपांड करते हैं। सर कॉलम क्यों नहीं? भी कॉलम भी कर सकते हो, क्योंकि फर्स्ट कॉलम और फर्स्ट रो को आप देख रहे हो यहाँ पे, सो दोनों में आपको एक ही एलिमेंट जो है नॉन जीरो है, बाकी सब के सब जीरो है। इसका मतलब है अगर मैं इसको एक्सपांड कर रहा हूं 3 माइनस लैम्डा, तो ये हो जाएगा माइनस 2 माइनस लैम्डा 4 माइनस लैम्डा, और बाकी के जितने भी एलिमेंट्स होंगे वो सब के सब जीरो हो जाएंगे। ये देख लो यहाँ पे सब के सब जीरो है, और यहाँ पे आपको मिल गया इज इक्वल टू 0। इसका मतलब है 2 माइनस लैम्डा 3 माइनस लैम्डा माइनस 2 माइनस लैम्डा और 4 माइनस लैम्डा इज इक्वल टू 0। तो ये अपने पास मिल गया एक क्वाड्रेट, एक पावर 4 के फॉर्म में यहाँ पे लैम्डा की वैल्यूज, एक कैरेक्टरिस्टिक इक्वेशन। अगर आप इसको सॉल्व करते हो तो आपको लैम्डा की वैल्यूज मिलेंगी, यहाँ पे क्या मिलेंगे 2 3 माइनस 2 एंड 4। सो चेक कर लो यहाँ पे कौन सा ऑप्शन सेटिस्फाई कर रहा है ना। पता चला आप इसको मल्टीप्लाई कर दिए फिर आंसर लेके आ रहे हो, फिर तो भूल जाओ, फिर आंसर ही नहीं आएगा। आप डायरेक्टली इसको 0 करो ना,
ये पार्ट जीरो, दिस वन, दिस वन, दिस वन, तो चारों को जब जीरो करोगे तो आपको लैम्डा की वैल्यू 4 मिलेंगी, और वो कौन कौन सी वैल्यू है, 2, 3, -2 एंड 4। तो आंसर आ गया मेरे पास ऑप्शन बी। सो ये जो क्वेश्चन था वो क्वेश्चन आप लोग यहाँ पे कन्वेंशनल वे पे सॉल्व किए, a माइनस लैम्डा इज इक्वल टू 0 से, और आप इसको सॉल्व करते रहे। अब ये देखें कि ये किसी भी टाइप का मैट्रिक्स नहीं है। क्या आपको इतना समझ में आया क्या? आगे बढ़े हम लोग, ठीक है? तो इसको आप लोग आराम से नोट कर लो। चलो इस क्वेश्चन को हम लोग देख रहे हैं यहाँ पे, द नंबर ऑफ डिस्टिंक्ट आइगन वैल्यूज ऑफ द मैट्रिक्स। तो कितने इसके डिस्टिंक्ट आइगन वैल्यूज हैं, पहले तो हम ये चेक कर लेते हैं। और ये जो क्वेश्चन मैं आपको बता दूं, ये क्वेश्चन आया हुआ था गेट में इलेक्ट्रॉनिक्स में क्वेश्चन आया था 2019 का। सो बड़ा आसान सा क्वेश्चन है। पहले तो आप ये करो कि आप वीडियो को पॉज करो और इस क्वेश्चन को सॉल्व करने का ट्राई करो, और आपका आंसर मैच करेगा तो आपको भी मजा आएगा, ठीक है? सो गेट 2019 में इलेक्ट्रॉनिक्स में क्वेश्चन आया था, और इस क्वेश्चन में क्या लिखा हुआ है, द नंबर ऑफ डिस्टिंक्ट आइगन वैल्यूज। डिस्टिंक्ट आइगन वैल्यूज का मतलब क्या है कि कितने ऐसे डिफरेंट आइगन वैल्यूज यहाँ पे पॉसिबल है। अगर आप क्वेश्चन को देख रहे होगे तो भाई पहले आप ये चेक करते हो कि इसका मैट्रिक्स का ऑर्डर क्या है। आप पहले ये चेक करते हो, तो मैट्रिक्स का आप ऑर्डर देखोगे तो यहां पे आपको दिख रहा है कि यहां से आपको 4 आइगन वैल्यूज निकल के आएंगी, 4 आइगन वैल्यूज, क्योंकि जब इसका आप कैरेक्टरिस्टिक्स इक्वेशन आप निकालोगे ना तो वहां पे लैम्डा पावर 4 के फॉर्म में होगा, तो आपको 4 आइगन वैल्यूज निकल के आएंगी। चलो इसका आइगन वैल्यू निकालते हैं। और मैंने आपको हमेशा कहा है कि जैसे ही आप आइगन वैल्यू किसी मैट्रिक्स का फॉर्म करते हो, आप फाइंड करते हो, तो आप उस मैट्रिक्स का चेक कर लो कि वो किस टाइप का मैट्रिक्स है। समझ में आ रहा है क्या चीज? तो देखो चेक करते ही मेरे को दिख रहा है यहाँ पे कि जो मैट्रिक्स है ना, इसके ये हो गया लीडिंग डायगोनल एलिमेंट्स, और आप देखोगे इसका जो नीचे वाला ट्रायंगल है, उस ट्रायंगल के सारे एलिमेंट्स, मतलब कि इस वाला पार्ट, ये वाला पार्ट मतलब i इज ग्रेटर देन j, उसमें हर एक एलिमेंट 0 है। और इस टाइप के ट्रायंगल को हम लोग क्या बोलते हैं, सॉरी इस टाइप के मैट्रिक्स को हम लोग क्या बोलते हैं यहाँ पे, अपर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स, अपर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स। और यार अपन तो जानते हैं प्रॉपर्टी अपर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स का कि उसके लीडिंग डायगोनल एलिमेंट्स क्या होते हैं, उसके लीडिंग डायगोनल एलिमेंट्स होते हैं, लीडिंग डायगोनल एलिमेंट्स क्या होते हैं, आइगन वैल्यूज को रिप्रेजेंट करते हैं। मतलब कि यहां पे अगर मैं बोलूं कि मेरे पास यहां से क्या निकल के आ रहा है, प्रॉपर्टी के अकॉर्डिंग ए मैट्रिक्स का आइगन वैल्यू, तो मैं बोलूंगा यहां पे 2, 1, 3 एंड 2। क्या क्या, ये हो गया 2, ये 1, ये 3 और ये 2। क्या आपको समझ में आया? सो 4 आइगन वैल्यूज तो निकल के आनी ही थी, ये तो कंफर्म है। अगर इस क्वेश्चन में पूछता कि इसकी आइगन वैल्यूज क्या क्या है, तो आप क्या आंसर दोगे? आप दोगे यहाँ पे 2, 1, 3, 2, क्या आप आंसर दोगे? अगर इस क्वेश्चन में पूछता कि आपके पास नंबर ऑफ आइगन वैल्यूज कितनी है, तो आप आंसर क्या दोगे? 4। समझ में आ रहा है? लेकिन क्वेश्चन में ये नहीं पूछा आपके पास, क्वेश्चन में पूछा हुआ है, अगर इस वर्ड को आप लोगों ने नहीं देखा, अगर ये वर्ड आपको नहीं दिखा डिस्टिंक्ट क्या होता है, अगर आप उस वर्ड को चेक नहीं किए क्वेश्चन को जल्दी से बनाने के लिए, तो आप इसका आंसर 4 दे दोगे। क्या आपको समझ में आ रहा है चीज? लेकिन यहाँ पे अगर आप ध्यान दोगे ना, इस क्वेश्चन को आप ध्यान से पढ़ो, क्या लिखा हुआ है, द नंबर ऑफ डिस्टिंक्ट आइगन वैल्यूज, और डिस्टिंक्ट मतलब डिफरेंट आइगन वैल्यूज कितनी यहाँ पे, तो आप आंसर देने वाले हो यहाँ पे डिफरेंट कौन कौन सी आइगन वैल्यू मेरे पास। सबसे पहले लिख रहा हूं डिस्टिंक्ट आइगन वैल्यूज, ठीक है? सो आपको दिख रहा है एक 2 है, एक 1 है और एक 3 है, तो कितने डिस्टिंक्ट है यहाँ पे, क्योंकि 2 जो है वो 2 टाइम्स है यहाँ पे। सो डिस्टिंक्ट कितने हुए मेरे पास, यहाँ पे डिस्टिंक्ट है मेरे पास 2, 1, 3, दैट इज इक्वल टू 3 आइगन वैल्यू जो कि डिस्टिंक्ट है यहाँ पे। तो इसका आंसर क्या हुआ मेरे पास, इसका आंसर हुआ मेरे पास यहाँ पे 3। क्या आपको समझ में आया चीज? तो आप इसको नोट कर लो, सिंपल सा क्वेश्चन था। आप देख लो रिसेंट ईयर में आया हुआ था, अगर प्रॉपर्टी आपको पता है तो आप आराम से निकाल सकते हो। क्या आपको समझ में आ रही है चीज? तो ये क्वेश्चन जो था ना, क्वेश्चन सिर्फ और सिर्फ 5 सेकंड का क्वेश्चन था ये। क्या आपको समझ में आया क्या चीज? आगे बढ़े अपन, चलो। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे डिस्कस करते हैं। और नेक्स्ट क्वेश्चन है, जैसा आप देख रहे होंगे यहाँ पे लिखा हुआ है सिस्टम मैट्रिक्स इज गिवन एज फॉलोस, और एक 3x3 का मैट्रिक्स आपके पास गिवन है यहाँ पे, और यहाँ पे लिखा हुआ है द एब्सोल्यूट वैल्यू ऑफ रेशियो ऑफ द मैक्सिमम आइगन वैल्यू टू मिनिमम आइगन वैल्यू, ये आपके पास लिखा हुआ है, और इसके आपको वैल्यू फाइंड करनी है। सो यहाँ पे आपके पास 2-3 चीजें दिख रही हैं, और वो क्या क्या अपने पास, द एब्सोल्यूट वैल्यू ऑफ, ठीक है? और यहाँ पे अगर मैं इसका सॉल्यूशन स्टार्ट करता हूँ, तो सबसे पहले मैं नोट कर लेता हूँ कि मुझे फाइंड करना क्या है, ठीक है? एब्सोल्यूट वैल्यू का मतलब क्या होता है, इसका मैग्नीट्यूड वैल्यू। क्या? मैग्नीट्यूड वैल्यू। क्या आपको समझ में आई चीज? मैग्नीट्यूड वैल्यू, ओके? तो यहाँ पे देखो मैं क्या लिख रहा हूं, मैक्सिमम
आइगन वैल्यू डिवाइड बाय मिनिमम आइगन वैल्यू, ओके, मिनिमम आइगन वैल्यू, और इसका अपने को रेशियो फाइंड करना है और उसका एब्सोल्यूट वैल्यू लेना है, मतलब क्या, इसका मैग्नीट्यूड लेना है आपको, ठीक है। तो ये चीज आपको यहाँ पे फाइंड करनी है। तो यहाँ पे आप दिख रहा है आपके पास कि एब्सोल्यूट वैल्यू आपको फाइंड करनी है, और एब्सोल्यूट वैल्यू में इसको बोलते हैं हम लोग मैग्नीट्यूड वैल्यू। तो ये मैंने लिखा हुआ है यहाँ पे मैक्सिमम आइगन वैल्यू टू मिनिमम आइगन वैल्यू का रेशियो चाहिए, और उसी रेशियो का चाहिए आपको एब्सोल्यूट वैल्यू। ये क्वेश्चन मैंने डिस्कशन पे इसलिए लिया हुआ है क्योंकि यहाँ पे मिस्टेक्स होने वाले हैं, और इसमें आपको क्या मिस्टेक, जो नंबर ऑफ स्टूडेंट्स यहाँ मिस्टेक क्या कर सकते हैं वो मैं आपको डिस्कस करूंगा, इसलिए मैंने क्वेश्चन को लिया हुआ है। और ये क्वेश्चन आपके गेट एग्जाम में आया हुआ क्वेश्चन है, बड़ा आसान सा क्वेश्चन है, लेकिन इसमें डिस्कशन आपको बहुत चीजें आपको जानने मिलेंगी, ठीक है ना। सो मेरा आपके पास यही टारगेट है हमेशा कि किसी भी क्वेश्चन में आपको ये इतनी सारी चीजें बता दूं कि आप उससे रिलेटेड कोई भी क्वेश्चन आप सॉल्व कर सको। क्या आपको समझ में आ रहा है कि इतना, ठीक है। सो चलो, अगर इसका अपन डिस्कशन देख रहे हैं यहाँ पे, तो आपको यहाँ पे आइगन वैल्यूज की बात करनी है, और अगर मैं आइगन वैल्यू फाइंड करता हूं, तो मैंने आपको हमेशा ही कहा है कि आइगन वैल्यू फाइंड करने के लिए आपको हमेशा मैट्रिक्स चेक करना चाहिए, क्या वो मैट्रिक्स किसी टाइप का मैट्रिक्स शो कर रहा है, स्क्वायर मैट्रिक्स। तो आप बोलोगे सर नहीं, ये कोई भी टाइप का मैट्रिक्स नहीं है, इसका मतलब है आपको यहीं पे ही सरेंडर हो जाना है कि सर अपने को यहाँ पे कैरेक्टरिस्टिक्स इक्वेशन यूज करना पड़ेगा जो कन्वेंशनल फॉर्म होता है। इसका मतलब है कि मैं यहाँ पे यूज करूंगा a माइनस लैम्डा आई इज इक्वल टू 0, ये डिटरमिनेंट। अब यहाँ पे देखो मैं डिटरमिनेंट इसका ले रहा हूं, तो ये हो गया मेरे पास माइनस लैम्डा, ये 1 और ये -1, -6 -11 माइनस लैम्डा, ये 6 और -6 -11 5 माइनस लैम्डा, ठीक है। अभी इसका हम लोग डिटरमिनेंट लेने वाले हैं, अपने पास ये कैरेक्टरिस्टिक्स मैट्रिक्स तैयार हो गया, अब इसका डिटरमिनेंट हम लोग लेने वाले हैं। तो डिटरमिनेंट यहाँ पे लिख रहे हैं माइनस लैम्डा, ठीक है, माइनस लैम्डा यहाँ पे हो गया मेरे पास 5 माइनस लैम्डा और -11 माइनस लैम्डा और प्लस 11 -11 इंटू 6 प्लस 66 हो गया मेरे पास, और उसके यहाँ पे हो गया -1। फर्स्ट रो को मैं यहाँ पे एक्सपांड कर रहा हूँ, है ना, आप कुछ भी कर सकते हो, फर्स्ट कॉलम सेकंड कॉलम कुछ भी कर सकते हो। तो मैं यहाँ पे फर्स्ट रो को एक्सपांड कर रहा हूँ, और -1 ये ऑड पोजीशन, तो ये हो गया मेरे पास -6 इंटू 5, ये हो गया -30 और प्लस 6 लैम्डा, और यहाँ पे हो गया -6 इंटू 6, ये हो गया प्लस 36। क्या आपको समझ में आया। उसके बाद ये हो गया मेरे पास -1, तो ये इवन पोजीशन है, और इवन पोजीशन में आप लिख रहे हैं -1, तो ये -1 के कारण यहाँ पे माइनस आ रहा है, ओके। सो कंफ्यूजन मत होना आप लोग को ये चीज। तो ये -1 अगर आप निकालोगे तो यहाँ पे आएगा मेरे पास 66, ओके, और -66, और उसके बाद ये हो गया -6 लैम्डा। क्या आपको समझ में आ रहा है, और भी है इज इक्वल टू 0, ओके। अगर मैं इसको आगे सॉल्व करता हूं तो ये हो गया माइनस लैम्डा, इसको मल्टीप्लाई कर रहे हैं, -55 -5 लैम्डा -11 लैम्डा, ओके। सो ये 5 इंटू -11 -55 हो गया, और उसके बाद 5 -5 लैम्डा और -11, ये हो गया +11 लैम्डा और प्लस लैम्डा स्क्वायर प्लस 66, ये हो गया मेरे पास फर्स्ट पार्ट, माइनस यहाँ पे आप देख पा रहे हो यहाँ पे आ रहा है 6 लैम्डा प्लस 6, ओके, और माइनस ये दोनों कैंसिल हो रहे हैं यहाँ से, तो बन रहा है यहाँ पे ये +6 लैम्डा इज इक्वल टू 0। इसको मैंने आगे सॉल्व किया तो यहाँ पे आपको दिख रहा है लैम्डा स्क्वायर, और ये हो गया 11 लैम्डा -5 लैम्डा, कितना हो गया मेरे पास +6 लैम्डा, और माइनस प्लस ये हो गया 11, ठीक है। ये हो गया -6 लैम्डा प्लस 6 लैम्डा इज इक्वल टू 0। सो आप देखेंगे ये दोनों कैंसिल हो गए यहाँ से। अगर मैं इसको आगे सॉल्व करता हूं तो ये हो गया लैम्डा स्क्वायर, और यहाँ पे मल्टीप्लाई कर रहा हूं मैं यहाँ पे, तो ये हो गया माइनस लैम्डा क्यूब -6 लैम्डा स्क्वायर -11 लैम्डा, और बचा हुआ है मेरे पास 6 इज इक्वल टू 0। इतना आपको आई थिंक क्लियर हो गया होगा। अगर मैं इसको आगे सॉल्व करता हूं, ठीक है, तो यहाँ पे आपको दिख रहा है लैम्डा क्यूब प्लस 6 लैम्डा स्क्वायर प्लस 11 लैम्डा प्लस 6 इज इक्वल टू 0। सो ये आपको कैरेक्टरिस्टिक्स इक्वेशन यहाँ पे फॉर्म होते दिख रहा है, और इसी कैरेक्टरिस्टिक्स इक्वेशन का आप आइगन वैल्यू फाइंड करोगे यहाँ पे। सो आपको आइगन वैल्यूज यहाँ पे सॉल्व करके मिलेंगी, लैम्डा इज इक्वल टू -1 -2 -3। सो ये सारे आइगन वैल्यू को क्या करो आप, ये कैरेक्टरिस्टिक्स इक्वेशन को अपने कैलकुलेटर उठाओ और उसमें पुट करो, ठीक है। तो आपको ये वैल्यूज मिलेंगी -1 -2 एंड -3, ठीक। अब अपने को ये क्वेश्चन खास इसलिए आपको मैंने थोड़ी देर पहले एक्सप्लेन किया था कि इसमें आपको क्या निकालना है, रेशियो ऑफ मैक्सिमम टू मिनिमम आइगन वैल्यू, ठीक है।
इसमें आप लोग चलो थोड़ा डिस्कशन स्टार्ट करते हैं, थोड़ा एक्स्ट्रा डिस्कशन अपन करते हैं। देखो जब भी हमारे पास किसी भी मैट्रिक्स का उसके पास सेट ऑफ आइगन वैल्यू होती है, क्या बोल रहा हूं मैं, अगर किसी मैट्रिक्स की एक आइगन वैल्यूज होती है, सेट ऑफ आइगन वैल्यूज, तो इसी को हम लोग बोलते हैं, इसका नाम होता है मेरे पास यहाँ पे स्पेक्ट्रम ऑफ दैट मैट्रिक्स। क्या बोल रहे हैं इसको हम लोग, स्पेक्ट्रम ऑफ द मैट्रिक्स। क्या आपको ये समझ में आया क्या? ठीक है, स्पेक्ट्रम ऑफ दैट मैट्रिक्स। अगर मैं यहाँ पे डिस्कशन करूं -1 -2 -3 आइगन वैल्यूज आई हैं, तो आप लोग खुद बताओ इसमें कि जो -1 है मेरे पास और -3 है, तो ये मेरे पास हो गया मिनिमम आइगन वैल्यू। क्या हो गया मेरे पास, ये मिनिमम आइगन वैल्यू। ओके, और अगर मैं इसकी बात करता हूं तो ये हो गया -1 मेरे पास मैक्सिमम आइगन वैल्यू, मैक्सिमम आइगन वैल्यू। और इस केस पे अपने पास अगर मुझे रेशियो फाइंड करना है तो मैं क्या लिखने वाला हूं, देखो यहां पे मैं लिख रहा हूं, इसको मैंने रिमूव किया और यहां पे मैंने लिख रहा हूं कि मुझे चाहिए मैक्सिमम आइगन वैल्यू दैट इज -1 और मुझे चाहिए मिनिमम आइगन वैल्यू दैट इज -3 और इसका ये डिटरमिनेंट मतलब एब्सोल्यूट वैल्यू। और इसको आप सॉल्व करेंगे तो आपका आंसर दिखेगा 1/3 या ये हो गया 0.33। ये आपको आई थिंक यहाँ पे समझ में आ गया होगा। अगर आप देख रहे हैं यहाँ पे मैक्सिमम आइगन वैल्यूज को, तो ये आपको दिख रहा है -1। अब यहाँ पे मिस्टेक क्या होता है, कई बार अपन इसको पुट कर देते हैं, कैसा पुट करते हैं, यहाँ पे यहाँ मैंने पुट किया -3 और ये -1, वहीं पे खेल खत्म हो जाएगा। अगर मैं नेगेटिव साइन को भी देखता हूं तो तीनों में अमंग ऑल वी हैव द मैक्सिमम वैल्यू, मैक्सिमम आइगन वैल्यू इज -1 नॉट -3। अगर कुछ लोग ऐसा मिस्टेक किए तो कंफर्म है इसका आंसर क्या आ जाएगा, 3 आ जाएगा। लेकिन अपने पास जो करेक्ट आंसर है वो क्या है मेरे पास, ये 1/3 या 0.33। तो ये बिल्कुल आपको ये मिस्टेक जो है, ये मिस्टेक आपको नहीं करना है। क्या आपको समझ में आ रहा है ये चीज? ठीक है, आपको ध्यान रखना है क्वेश्चन में क्या पूछा हुआ है और आप कैसे इस आइगन वैल्यू को देख रहे हो यहाँ पे। अब एक और से आपको मैं आपको बता दूं कि एक और इंफॉर्मेशन आपको प्रोवाइड कर दूं कि अगर मैं किसी मैट्रिक्स का, ध्यान रखना यहीं पे लिख रहा हूं मैं यहाँ पे, अगर मैं किसी मैट्रिक्स का स्पेक्ट्रल रेडियस फाइंड करता हूं, स्पेक्ट्रल रेडियस, ठीक है। अब ये क्या होता है सर, समझ में नहीं आ रहा है भाई। पहले मैंने बोला कि जो मैट्रिक्स है उसकी आइगन वैल्यू का जो सेट बनता है, कितने आइगन वैल्यूज है मेरे पास, 3 आइगन वैल्यू, और उसको बोलते हैं उस मैट्रिक्स का यहाँ पे स्पेक्ट्रम, स्पेक्ट्रम ऑफ द मैट्रिक्स। अगर मुझे फाइंड करना है किसी मैट्रिक्स का स्पेक्ट्रल रेडियस, तो स्पेक्ट्रल रेडियस होता है मेरे पास यहाँ पे the largest eigenvalue, the largest eigenvalue in magnitude। क्या बोल रहा हूं मैं यहाँ पे, the largest eigenvalue in magnitude। अगर मैं यहाँ पे ध्यान दो, अगर इसका मैं मैग्नीट्यूड फाइंड कर रहा हूं तो मैग्नीट्यूड मिल रहा है मेरे को 1, इसका मैग्नीट्यूड मिल रहा है मेरे को 2 और इसका मैग्नीट्यूड 3। सो आप खुद बता दो कि इन तीनों में मैक्सिमम कौन है, इन तीनों मैक्सिमम है यहाँ पे 3। इसका मतलब है कि अगर इस क्वेश्चन में ये पूछता कि सर फाइंड करो कि भाई स्पेक्ट्रल रेडियस क्या है मैट्रिक्स का, तो आप क्या बोलोगे, द लार्जेस्ट आइगन वैल्यू इन मैग्नीट्यूड। तो मैग्नीट्यूड मेरे को मिल रहा है यहाँ पे 1, 2 एंड 3 और तीनों में लार्जेस्ट कौन है यहाँ पे, 3 है। आपको समझ में आ रही है, पता चला आपने आंसर दे दिया, तीनों में लार्जेस्ट है -1, तो स्पेक्ट्रल रेडियस हो गया -1। एक बात बताओ, इस रेडियस कभी नेगेटिव में होता है क्या, नहीं होता है। इसका मतलब है कि जब आप इसका मैग्नीट्यूड लोगे तो वो आपको स्पेक्ट्रल रेडियस फॉर्म करेगा और वो बनेगा लार्जेस्ट आइगन वैल्यू इन मैग्नीट्यूड। आपको समझ में आ रहा होगी, तो आप इसको आराम से नोट कर लो, क्या क्या पॉइंट्स आप लोगों ने यहाँ पे जाना। आपको ये पॉइंट बिल्कुल पता होना चाहिए अगर आप गेट के एस्पिरेंट्स है आइगन वैल्यूज को लेते हुए। समझ में आ रहा है चीज ये? ठीक है, तो आप आराम से इसको नोट कर लो।